वो भी बात मुझे याद आ रही है कि सारीपुत्र भिक्खु उस समय के संजय को छोड़कर इसलिए आते हैं क्योंकि वो समाधानी नहीं होते संजय की शिक्षा से, इसलिए वो नया गुरु ढूंढते हैं। इन्होंने भी यही कहा कि समाधान नहीं हो रहा है शिक्षण से, प्रशिक्षण होना चाहिए। किस तरह से प्रशिक्षण उपसंपदा का दिया जा रहा था, वो सही नहीं होने की वजह से हमने प्रशिक्षण किस तरह से होना चाहिए उपसंपदा के लिए उसका प्रयास किया। लेकिन सिर्फ उपसंपदा की बात नहीं है यहाँ पर एक सामनेरी कैसी हो, सिक्खा मना कैसी हो, इवन अनागारी कैसे हो, ये बात भी बोला गया हमारे ज्योतिताई के माध्यम से। इसके बारे में भी जानकारी चाहिए जो हम अभी पूरा नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी बातों को समझना है तो उस तरह का सिलेबस हमारा नहीं है। जैसे तभी पवार साहब के घर में हम लोग गए थे तो वहां पे बात आई थी, सब एक जैसा क्यों नहीं बोलते हैं, सब एक जैसी शिक्षा धर्म में क्यों नहीं देते हैं। स्कूल में होता है पहली कक्षा की किताब, चाहे वो महाराष्ट्र में हो इंग्लिश मीडियम की सीबीएसई पैटर्न ही उदाहरण ले ले, या फिर दिल्ली के सीबीएसई पैटर्न की हो, इंग्लिश की किताब एक ही है ना, प्रश्न उत्तर उसी में से जाएगा। और क्यों है, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है वो एजुकेशन देने का, जो किताबें छापे जाते हैं सारे बोर्ड के, वो उसके लिए एक संस्था है। क्या हमारी सिलेबस वैसा बना हुआ है? हमारा सिलेबस ही नहीं है। हमारी कोई संस्था नहीं है कि स्कूल में, यानी धम्म स्कूल की बात कर रही हूं, जहां पे अगर अनागारी आ रही है पढ़ने के लिए तो अन्य पढ़ाई के साथ साथ अगर धम्म की पढ़ाई देंगी तो हमारी एक बुकलेट होनी चाहिए जिसके माध्यम से उसको वो शिक्षा दी जाए। सामने रही हो तो उसको ये शिक्षा दी जाए। ये सब जब तैयार होगा और वो प्रशिक्षण लेकर निकलेंगे तो सारी भिक्खुनियां एक ही विषय को लेकर, एक ही सिलेबस को लेकर लोगों तक पहुंचेगी तो सबके पास में उत्तर एक होगा। सही है? हमारी वैसी संस्था नहीं है जहाँ पे हम लोग इस तरह का सिलेबस तैयार करें और इस तरह के सिलेबस को हम धम्म के क्लासेस में ज्वाइन करें। धम्मा क्लास होता है, श्रीलंका से शुरू हुआ, श्रीलंका में हर संडे को धम्मा क्लास होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे धम्मा क्लास के नाम पर सिर्फ चैंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता है। वहां श्रीलंका में क्या होता है मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं मालूम। तो हमें 4-5 बातों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। भिक्खुनी परिषद है इसलिए भिक्खुनियों पर ही बात कर रही हूँ कि भिक्खुनियों के लिए हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत है, संस्था बोलने की बजाय प्रशिक्षण केंद्र की जरूरत है जहां पर सिलेबस भी तैयार हो वहां के लिए और वहां पे जो भी पढ़ने के लिए आए वो एक सिलेबस लेकर बाहर निकले, एक सिलेबस लेकर सीखे और वो लेकर बाहर जाए ताकि लोगों में सही तरह से प्रचार करें। उनके साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था हो, क्योंकि एक बात है जो कही जाती है, भिक्खु रहेंगे ना विहारों में तो हमारी उपासिकाएं जाती है उनके लिए खाना लेकर, उनके चीवर धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए विहारों में। गलत कह रही हूँ? लेकिन भिक्खुनिया जा रहती ना कर, भिक्खुनिया स्त्रिया स्वतःच करून घेतील, ये नहीं इसके साफ सफाई कर सकती है, ये नहीं कि अपना चीवर धो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने करना चाहिए, लेकिन कम से कम आकर तो देखे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उनको उतना सपोर्ट तो मिलना चाहिए। एक स्त्री बोलकर उनके ऊपर हम अगर वही बाहर डालेंगे जो वो गृहस्थ जीवन में करती थी तो फिर वो अपने धम्म की पढ़ाई कब करेगी और कब वो भिक्खुनी बनेगी अच्छी, कब वो अच्छी टीचर बनेगी और आपको मार्गदर्शन करेगी।
तो वो चिवर ही इसलिए पहनी है कि वो अपने आप को शैक्षणिक क्षेत्र में ले आए, और शैक्षणिक क्षेत्र में आकर वो जो पढ़ रही है वो लोगों तक उसका मार्गदर्शन करे। और वो करने के लिए अगर उनको समय नहीं रहेगा तो वो अपना कार्य सही तरह से नहीं कर पाएगी। मैत्री के साथ हमारी बहुत चर्चा होती रहती है। जब वो 7 किताबें लिखी है, उनको बहुत परेशानी हुई ये किताबें लिखने के लिए। बहुत सारे हमारे साथ के साहित्यिक लोग हैं, वो लोग 3 महीने में एक किताब निकाल लेते, साल में 4-4 किताबें निकाल लेते हैं। मैत्रियों को 3 साल लगता है एक किताब निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो किताब लिख रहे हैं पुरुष में से साहित्यिक, उनके टेबल पर खाना आता है, सुबह का नाश्ता आता है, उनको और कोई ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो उनके विचार जो है वो उतरते रहते कागजों पर। और एक महिला, वो भी भिक्खुनी अगर लिखती है तो सोचा जाता है क्या उसको खाना पहुंचाना जरूरी है? वो नहीं आ सकती, उनके टेबल पर नहीं पहुंचेगा। उनको पूरा अपने खाने पीने का ध्यान खुद रखना है। ये कई सालों से हो रहा है, चाहे वो घर में थी तभी भी और चिवर लिया तभी भी, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचना चाहता कि एक साहित्यिक के मन में जो विचार आते हैं वो विचार को उसी समय लिखना पड़ता है। अगर उस समय नहीं लिखा गया, मन डाइवर्ट हो गया तो वो विचार चले जाते हैं, कहीं और भटक जाता है। और वो जाता किधर है? तो खाने पीने की तरफ जाता है, सुविधाओं की तरफ चला जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आसान नहीं है ये सब साहित्य, 7 किताबें आना आसान नहीं हुआ है। और जिस तरह से आया है आप देखोगे, भिक्खुनी संघ का इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने उदाहरण देकर बताया भी था कि विनय पिटक में से ही मार याचन कथा गायब हो चुकी है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमारे भारत के साहित्य में से गायब कर दिए गए, क्योंकि वो भिक्खुनियों की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं। यहाँ तक कि धम्मपद में पहला चैप्टर कहा जाता है, चाइना में है, चाइना के धम्मपद में देखोगे तो परिवर्तनशील का अनिच्च मालूम है ना, अनित्यता हम जो कहते हैं, अनिच्च वग्ग पहला है। हमारे पास में पहला वग्ग वो है ही नहीं। वो वग्ग पहला क्या धम्मपद में ही नहीं है, गायब ही हो गया है। ये पता क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग बाहर के जो साहित्य है, जो साहित्य भारत से ही बाहर गया है, यहीं से गया ना, बुद्ध ने यहीं पर दिया और यहीं से ये साहित्य बाहर गया, उन्होंने संभाल के रखा, लेकिन यहाँ से गायब कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे भेदभाव की नीति चलती है। वो नहीं चाहते कि समानता का यहाँ पर पालन हो, बुद्ध को यहाँ पर माने। इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध को वैसे भी मानते हैं ना तो लोग थोड़ा सा साथ तो भी देते हैं, बाबा साहब को मानते हैं ना तो उनको तो बिल्कुल भी साथ नहीं देते, क्योंकि बाबा साहब बहुत भारी पड़ जाते हैं सब पर। और हम जब बाबा साहब को लेकर चलते हैं तो हम सच में भारी पड़ जाते हैं। तो ये सारी बात आती है और इसमें मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। यहाँ पे मैं आखिरी में बताना चाहूंगी कि भिक्खुनी परिषद लेने का जो ये आपने उपक्रम किया है, ये हमारा तीसरी परिषद है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने, आप जैसे लोगों ने इसको ये परिषद करने का जो प्रयास किया और एक हिम्मत दिखाई, क्योंकि इसको भी हिम्मत चाहिए। पहली परिषद हमारी भंडारा में हुई थी, वहाँ के उपासक उपासिकाओं ने किया था। दूसरी परिषद हमारी हुई थी सिरपुर में, छत्तीसगढ़,
लेकिन हमने वो इंटरनेशनल बना लिया था क्योंकि वहाँ पे बाहर के फॉरेन के भी भिक्खुनियाँ आई थी। और ये तीसरी परिषद मुझे लग रही है जहाँ पे भिक्खुनियों की समस्याओं पर बातें हो रही हैं। हम छोटे मोटे प्रोग्राम करके करते रहते हैं कि भिक्खुनियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचे, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण रहा है सितंबर के भाद्रपद पूर्णिमा। यहाँ पे अगर आप महाप्रजापति गौतमी का कैलेंडर लेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें हमने लिखा हुआ है महाप्रजापति गौतमी की जयंती। देखिए नीचे लिखा है महाप्रजापति गौतमी की जयंती माघ पूर्णिमा में आती है। हमारे आम कैलेंडर में अभी तक ये नहीं आया है। मैं उनको दोष नहीं देती क्योंकि उन तक पहुंचा ही नहीं, हमको ही तो लेट पता चला। हमको ही 2014 को इसके बारे में तो अभी 2 साल पहले पता चला जयंती के बारे में। भिक्खुनी संघ डे जो मनाया जाता है ना, भिक्खुनी संघ का निर्माण जो हुआ ये भाद्रपद पूर्णिमा के दिन हुआ, तो वो दिन भी हमारे कैलेंडर में अभी आना चाहिए। ये मुझे 2014 में पता चला। ये बहुत दुख होता है कि महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी के बारे में भारत के अलावा अन्य देशों में जानकारी है लेकिन भारत में नहीं, और अगर हम प्रयास नहीं करते तो शायद हम तक भी नहीं पहुंचती। ये बहुत फॉरेन के भिक्खुनीज में ये चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भिक्खुनी धम्मशिला का, जिनको हमारी आई कहाँ गई, गए क्या, आई ने उनको मदद किया है। वो धम्मशिला भिक्खुनी की वजह से मैं थाईलैंड गई थी, और थाईलैंड जाने की वजह से साकेतिता कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। साकेतिता एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, वो ये है जिसको कहते हैं बुद्धिस्ट विमेन, बुद्धिस्ट महिलाओं का एक संगठन है साकेतिता नाम से, जो हर 2 साल में एक अलग अलग देशों में अपना कॉन्फ्रेंस करते हैं। और वहां जाने का मौका मिला, तब मेरी पहचान वहां के महिलाओं से हुई और उन्हीं के साथ जुड़ी हुई। हम भिक्खुनी संघ की बात करते हैं ना, अभी इतना सही संघ दिख रहा है, वैसे है बहुत बड़ा। कोई आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि इसके बारे में सबको महत्व नहीं मालूम। संघ का महत्व भिक्खुनियों को भी नहीं मालूम। हमको दोष देते रहते, वो अलग बात है। लेकिन वर्ल्ड में अलायंस ऑफ भिक्खुनीज है, अलायंस ऑफ भिक्खुनी नाम से संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है। और आश्चर्य की बात यह है, भिक्खुनियों में इतनी करुणा है, यानी हम महिलाओं की बात करते हैं, इतनी करुणा है कि वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते कि ये थेरवादा भिक्खुनी है या महायानी भिक्खुनी है। ध्यान रखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वहां पे थेरवादा भिक्खुनी, महायानी भिक्खुनी, तंत्रयान मानने वाली भिक्खुनी, हर देश की भिक्खुनी वहां की मेंबर है, और सब एक साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे तो हमारे भिक्खु संघ में भी अलग अलग है, और भिक्खुनी संघ भी इकट्ठा नहीं आना चाहता है। भारत में कुछ ना कुछ कमी है, ये भारतीय लोगों में ही कमी है, क्योंकि बुद्ध को सही तरह से हमने देखा ही नहीं, सही तरह से हमने बुद्ध को समझा ही नहीं। बुद्ध को कहते हैं कितने करुणामयी है, कितने ममतामयी है, लेकिन भारतीय लोगों में, इवन मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाले लोगों में भी हम करुणा की कमी है। बुद्ध में है, बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कब आएगी? बुद्ध को मानते तो हमारे अंदर भी तो करुणा आनी चाहिए, और जब करुणा आती है तो चाहे कोई भी आए हमारे साथ में, उनको तो हमने अपना बनाना है, उनके साथ हमने मैत्री करनी है। मुझे आज एक वाक्य सुनने को मिला, जब बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले में हार चढ़ाया गया, फूलमाला चढ़ाई गई वहां पर रैली के पहले, एक महिला कहती है मनुवाद तो हमारे ही पुरुषों में है। ये एक कमेंट आया मुझे, मनुवाद हमारे पुरुषों में ही है, जो हमको आगे आने का मौका ही नहीं देती। लेकिन यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत समय लग रहा था स्वागत के लिए, लेकिन मैं खुश थी
कि कम से कम महिलाओं का स्वागत हो रहा है। कभी महिलाओं का स्वागत होते हुए नहीं देखा, महिलाओं से स्वागत करते हुए देखा है। यहाँ पर एक अलग नजारा देखने को मिला। हर एक क्षेत्र की महिलाएं जो काम कर रही है, जो भी काम कर रही हो, उसको सराहा गया, उसको एक सम्मान पत्र दिया गया, उसका सम्मान किया गया। ये एक अनोखा कार्यक्रम रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे लगता है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, सम्मान के आगे भी बढ़कर, कि उनके साथ में हमारा व्यवहार अभी और अच्छा करना पड़ेगा। तो और दूसरी बात एक और बहुत अच्छी लगी कि परभनी के जितने भी महिला मंडल हैं उनको याद किया गया, उनके द्वारा सम्मान किया गया। ये बहुत ही अनोखी बात हुई है और इसके लिए सच में आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत स्तुति करने लायक है, साधुवाद के लायक है, और इसलिए आप हमेशा इस तरह के कार्य करते रहें। और आगे बढ़कर मैं ये कहूँगी कि हम भिक्खुनी संघ, मैं भिक्खु संघ के बारे में नहीं कहूँगी, भिक्खुनी संघ आप उपासक उपासिकाओं के साथ में हर एक कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार रहेगी। इतना ही कहकर मैं रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।